चलो, सो हमने लास्ट क्लास तक फ्रिक्शन स्टार्ट कर दिया था। बहुत कुछ करा नहीं था फ्रिक्शन में, बताया था फ्रिक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। सो फ्रिक्शन क्या था? एक फोर्स जो रिलेटिव मोशन का अपोज करती है। मैंने ये एग्जांपल दिया था कि अगर एक कार चल रही है, लेट्स से दैट कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड के ऊपर ये कार है भाई, कार, ये कार है, ये कार है, ये कार ग्राउंड पर जा रही है विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से कार जा रही है। आप कार का इंजन ऑन कीजिए 60 किलोमीटर पर आवर, जब उसकी स्पीड हो जाए तो इंजन ऑफ कर दीजिए। कुछ टाइम के बाद क्या होगा? कार रुक जाएगी। कार की स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर होगी। भाई स्पीड कम होने का क्या मतलब है? कुछ होगा ऐसा जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। स्पीड कम होने का क्या मतलब है? कुछ है ना जो उसकी स्पीड कम कर रहा होगा। स्पीड कम करने के लिए आपको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। तो एक फोर्स एक्ट कर रही है, जिस फोर्स ने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, जिसने जो फोर्स इसके मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, जिस फोर्स की वजह से इसकी स्पीड कम हो गई। तो ये जो फोर्स है जो स्पीड कम कर रही है, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी, दैट फोर्स इज बेसिकली योर फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन स्पीड। स्पीड जो डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है ड्यू टू फ्रिक्शन। टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है, उसकी वजह से स्पीड डिक्रीज कर जाती है। ये मैं आपको समझा चुका था कि फ्रिक्शन है क्या चीज। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन मैंने स्टार्ट किया था। मैंने आपको ये भी लिखवाया था कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आज का टारगेट है कि किसी तरह से ये फ्रिक्शन हमें वाइंड अप कर लेना है। साथ यही यही स्लाइड है, यही फर्स्ट स्लाइड है। अभी तो बस हम डिस्कस ही कर रहे थे। स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ये 3 तरह के फ्रिक्शन। एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, और तीसरा काइनेटिक। ये आप इसे कह सकते हो दिस इज सॉर्ट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन। तो पहले देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या चीज है। और ये तीनों ही टाइप ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। ये तीनों ही टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। मींस ये तीनों सिर्फ तब एक्ट करेंगे जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही है, तभी एक्ट करते हैं। सो मैंने एक ये सरफेस ली, इस सरफेस के ऊपर ये बॉडी को रख दिया, और ये बॉडी सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है। तो जब ये बॉडी सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगी तो ये 3 फ्रिक्शंस एक्ट करते हैं। आपको ये देखना है कब कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा। सबसे पहला जो फ्रिक्शन है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक एक्ट करता है जब तक बॉडी रेस्ट में है। आपने बहुत हैवी सा एक बॉक्स लिया, वो फ्लोर पे रखा है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, आप उस बॉक्स को पुश कर रहे हैं, बॉक्स मूव नहीं करता। तो जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा ना, दैट फ्रिक्शन इज एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन। तो व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? फ्रिक्शन which acts when body is at rest with respect to surface। अगर बॉडी सरफेस के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा दैट फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हुआ।
एक्चुअल मोशन हैज नॉट येट स्टार्टेड। तो पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए कि जब तक बॉडी सरफेस पर रेस्ट में है तब तक जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा दैट फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। एग्जाम्पल क्या था, आप एक बॉक्स लो या घर में अलमारी होगी, उसे पुश करना शुरू करो, अलमारी नहीं मूव करती, तो जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है अलमारी। एक चीज और इंटरेस्टिंग है स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, दिस इज सेल्फ एडजस्टिंग। दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग मींस आप फोर्स चेंज करते चले जाओ, स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज होता चला जाएगा जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही। मतलब समझो इन सारी चीजों। ये बॉडी है, इस बॉडी पर मैंने एक फोर्स अप्लाई करी, अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। मैंने एक फोर्स अप्लाई करी है एंड द फोर्स इज ऑफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन की फोर्स। बॉडी मूव नहीं कर रही। आप इक्विलिब्रियम से जानते हैं कि बॉडी मूव तब नहीं करेगी जब नेट फोर्स 0। राइट में अगर 1 न्यूटन की फोर्स है तो लेफ्ट में भी 1 न्यूटन ही तो होना चाहिए, तभी तो बॉडी मूव नहीं करेगी। तो ये तो आपने अप्लाई करी फोर्स, ये आपकी अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स। और ये है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स। बॉडी मूव नहीं कर रही, बॉडी अभी रेस्ट में है, तो ये जो फ्रिक्शन है दैट इज स्टैटिक। अब आपने क्या किया, अब इसका आंसर देना मुझे ना। फोर्स आपने कर दी 2 न्यूटन, बॉडी अब भी मूव नहीं करती। मुझे बताओगे फ्रिक्शन कितना है? जल्दी से लिखकर दिखा दो चैट रूम में। साजिद का सही, इल्मा, सामिया का सही, बाकी लोगों को शफात का सही, इफ़त का सही, और अरे बताओ भाई, तोयबा का सही, और आंसर्स। अजलान का सही, अजलान का गलत। अजलान बॉडी मूव नहीं कर रही यार, बॉडी मूव नहीं कर रही। बॉडी सिर्फ तब मूव नहीं करेगी जब, अगर आगे 2 न्यूटन एक्ट कर रहा है तो पीछे भी कितना एक्ट कर रहा हो, 2 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, 2 न्यूटन। तो जब आपने अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन कर दी तो फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, अप्लाइड फोर्स 3 न्यूटन कर देते हैं। अब तो बता दो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सबका सही आ रहा है, वेरी गुड। फ्रिक्शन भी आपका 3 न्यूटन हो जाएगा। तो जब तक आपकी बॉडी रेस्ट में है तब तक जो फ्रिक्शन एक्ट करता है ना बॉडी के ऊपर, दैट फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। इट एक्ट्स व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। एक्चुअल मोशन जब तक शुरू नहीं हुआ तब तक जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा दैट फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। ये अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। एडजस्ट करने का क्या मतलब है, अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा लिमिटिंग फ्रिक्शन तो मैं तुम्हें समझा दूं, लेकिन मुझे जरा सा एक लॉजिक बताओ। सिंपल लॉजिकल सी बात है, कोई फिजिक्स कोई मैथ्स इन्वॉल्व नहीं है। तुम्हें क्या लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता ही चला जाएगा या एक लिमिट होगी इसके बढ़ने की? अरे भाई क्या लगता है आपको कि स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा कि लिमिट होगी? देखो साजिद का आंसर आया, बाकियों को तो अच्छा चलो सबका आ रहा है। साजिद का आया, साद का आया, शफात का आया, इफ़्फ़त का आया, सामिया का आया, हमजा का आया। हमजा का गलत आया। हमजा ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं फोर्स बढ़ाता चला जाऊं और स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता चला जाए। अगर ये हमेशा बढ़ता चला जाता तो कभी कोई बॉडी मूव ही नहीं करती। भाई आप एक बॉक्स लो, धक्का देना शुरू करो, कम फोर्स लगाओगे नहीं मूव करेगा। फोर्स लगाते लगाते आप बढ़ाते चले जाओ, एक टाइम आएगा जब बॉडी मूव कर गई। एक टाइम आएगा जब बॉडी मूव कर गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा नहीं बढ़ता, बढ़ रहा है लेकिन बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू पर चला जाएगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। मान लो मैं तुमसे कहता हूं, हम देखो सिंपल सी चीज, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करी फ्रिक्शन 1 न्यूटन, 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करी फ्रिक्शन 2 न्यूटन, 3 न्यूटन अप्लाई करी फ्रिक्शन 3 न्यूटन। अगर मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ाता चला जाऊं हमजा, तो क्या हमेशा फ्रिक्शन बढ़ेगा या एक जगह जाकर रुक जाएगा? रुक जाएगा सर। रुक जाएगा ना। उसके उसके आगे अगर तुमने फोर्स बढ़ा दी, रुको जरा मैं तुम्हें ये डायग्राम ड्रॉ करेगी, अगर मैं तुम्हें ये डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं
तब देखो शायद कुछ समझ में आएगा। फोर्स थी, कहां से आ गई, मुझे बताना किस फोर्स पर जाकर फ्रिक्शन वो बॉडी मूव करना शुरू करेगी। फोर्स 1 न्यूटन थी, फ्रिक्शन 1 न्यूटन, बॉडी रेस्ट में। फोर्स कर दी मैंने 10 न्यूटन, फ्रिक्शन भी मान लो हो गया 10 न्यूटन का फ्रिक्शन हो गया, बॉडी रेस्ट में। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं फोर्स बढ़ा दी तुमने 15 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 15 न्यूटन, बॉडी रेस्ट में। मैंने कहा दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता। अब अगर मैंने फोर्स अप्लाई कर दी 20 न्यूटन, तो क्या लगता है बॉडी फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा? सर 15 ही रहेगा ना। फ्रिक्शन तो मैक्स पर आ गया। अब बॉडी रेस्ट में या मूव कर गई? मूव करिए। मूव कर गई, यस। सो इफ योर अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, तो बॉडी मूव कर गई। अगर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है तो बॉडी मूव कर जाएगी। तो वो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की, जब बॉडी मूव, जब तक जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर सकता है, इसको मैक्सिमम वैल्यू को आप क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज लिमिटिंग। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन पर हो क्या रहा है, बॉडी रेस्ट में या मोशन में, जब तक फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल है? अरे बता दो, जब तक फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल है, क्या लग रहा है बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है? रेस्ट में। रेस्ट में है, जस्ट मूव करने वाली है ना, रेस्ट में है, बस मूव करने वाली है। तो इसे मैं ऐसा लिखता हूं, बॉडी इज एट वर्ज ऑफ मोशन। तो अब इस चीज को थोड़ा सा ऐसे समझो कि जितना ज्यादा फ्रिक्शन बॉडी ऑफर कर सकती है ना, तुम्हें उतनी ज्यादा एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी मूव कराने के लिए। जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ज्यादा एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी आपके समझ में आ गया। अब आप में से अगर किसी ने कार को धक्का दिया है, बंद हो गई हो? नहीं दिया है? दिया है कि नहीं दिया है? दिया है, एक ने दिया है, दो ने दिया है, बाकी किसी ने ये अच्छा नेक काम नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, चलो नहीं भी किया तो आप अज्यूम करो इल्मा ने नहीं दिया कभी। चलो है, अब सोचो जरा, भाई एक कार रेस्ट में है, आप उसे रेस्ट से मोशन में लाना चाहते हैं, कुछ फोर्स अप्लाई करनी होगी। कार रेस्ट में थी, आप रेस्ट से मोशन में लाना चाह रहे हैं, आपने फोर्स अप्लाई करी। अब जब कार पहले रेस्ट में थी, आपने बहुत फोर्स अप्लाई करी कि वो रेस्ट से मोशन में आ जाए। जब तक कार रेस्ट में थी तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा था। जब कार मूव करना शुरू कर देगी तो तब भी उतनी फोर्स चाहिए उसे मूव कराने के लिए, कंपेरेटिव कम फोर्स से काम चल जाएगा? ये बता दीजिए मुझे। देखो एक साजिद ने सही आंसर दिया, और कोई बताएगा? भाई मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, एक कार रेस्ट में है, उसे रेस्ट से मोशन में लाना है और फिर मूव कराते रहना है। कब फोर्स कम देनी होती है, रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या हमेशा मूव कराने के लिए? कब कम फोर्स की जरूरत पड़ती है? साद का सही, सामिया का सही, फत का सही, राहेब का सही। और कहां गए आंसर? कि भाई शफात, तोयबा, बात नहीं समझ में आ रही। मूव कराने में कम फोर्स देनी होगी, है ना? इसका क्या मतलब है, फ्रिक्शन कब ज्यादा था? जब बॉडी रेस्ट में थी तब फ्रिक्शन ज्यादा था, या जब बॉडी मूव कर रही है तब फ्रिक्शन ज्यादा था? हाँ, बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शन ज्यादा है, जब बॉडी मूव करना शुरू कर देगी तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस इज व्हाट वी कॉल काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कहता है आपको? काइनेटिक फ्रिक्शन तब एक्ट करता है, इट एक्ट्स व्हेन बॉडी इज स्लाइडिंग ओवर अनदर बॉडी। इट एक्ट्स व्हेन body is actually sliding over another body. Actually sliding over another body. तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही है तो आप ये काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करेंगे। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक और द लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट इज always less than
it is always less than limiting friction. ये हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा. बॉडी एक बार मूव करना शुरू कर दे तो कंपेरेटिव कम फोर्स की जरूरत पड़ती है. चलो भाई, ये तुम्हारे समझ में आ गया. जल्दी से लिख डालो इसे, फिर देखते हैं इसमें कैलकुलेशंस क्या होंगी, फॉर्मूला क्या आएगा, कैसे न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है आपसे. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कायनात देखो, ऐसे ही समझ लो, जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज करोगे वैसे वैसे फ्रिक्शन भी जनरेट होगा. बिल्कुल, अगर फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शन भी जीरो. साजिद, जो लिमिटिंग है ना वो स्टैटिक की तो मैक्सिमम वैल्यू है. तो लिमिटिंग अलग से कुछ नहीं है, स्टैटिक ही है मैक्सिमम वैल्यू, फिर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा. अगर अप्लाइड फोर्स जीरो है ना तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा. तो साजिद, लिमिटिंग जो है वो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू, तो ऐसी होगा, पहले मैक्सिमम होगा फिर आप फोर्स कम करेंगे तो वो मैक्सिमम से कम होता चला जाएगा. मैक्सिमम से कम होता चला जाएगा. इतना आप लिख लें तो मुझे बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा. सामिया, काइनेटिक फ्रिक्शन. भाई इतना लिख लिया आप लोगों ने, फिर आ जाता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड पे, फिर बताता हूं. लिख लिया? वेरी गुड. चलो नेक्स्ट करते हैं. तो भाई सामिया, काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब था ये वो फ्रिक्शन है जो बॉडी पर तब एक्ट कर रहा है जब बॉडी मूव कर रही है. अगर एक बॉडी रेस्ट में है, आप फोर्स अप्लाई करें, एक भारी सा बॉक्स समझ लो, आप फोर्स अप्लाई करते जा रहे हो, बॉक्स रेस्ट में, जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है दैट स्टैटिक. लेकिन आपने क्या किया, बहुत फोर्स अप्लाई करी तो बॉक्स ने मूव करना शुरू कर दिया. जब बॉक्स मूव कर रहा है, फ्रिक्शन तब भी एक्ट कर रहा है, बट दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, सॉरी, काइनेटिक फ्रिक्शन. जब बॉक्स मूव कर रहा है ना, स्लाइड कर रहा है, आप धक्का दे रहे हो, मूव करता चला जा रहा है, अब जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा बॉक्स और ग्राउंड के बीच में, फ्लोर के बीच में, दैट इज योर्स काइनेटिक फ्रिक्शन. मूव जब कर रहा है. और काइनेटिक की वैल्यू लिमिटिंग से कम होती है, जैसे मैंने यहां लिखा ना लिमिटिंग 15 है, तो काइनेटिक 15 से कम रहा होगा. तुम्हें यह सोचना है कि फ्रिक्शन वेरी कैसे करता है अप्लाइड फोर्स के साथ. तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा ये ग्राफ आना चाहिए, अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा. कौन सा फ्रिक्शन बढ़ रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन. बढ़ते 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 फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच जाएगा. उसके आगे फोर्स अप्लाई कर दी तो बॉडी मूव करना शुरू करेगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, काइनेटिक हो जाएगा. ऐसी तो होगा भाई. अप्लाइड फोर्स बढ़ाई तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया, जिसे क्या कहते हो, लिमिटिंग. और फोर्स बढ़ा दी तो बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया, मूव करते ही फ्रिक्शन कम हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लगा. तो ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ करी है, ये बेसिकली आपसे एग्जाम में पूछ लेता है. यस साजिद, काइनेटिक फ्रिक्शन इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड. बिल्कुल साजिद, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, स्पीड से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. ये बिल्कुल भी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, स्पीड से बिल्कुल इंडिपेंडेंट. तो ये बड़ा बड़ा बढ़ते 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 ये एक जगह जाकर कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, और फिर डिक्रीज होने के बाद ये कांस्टेंट जाने लगा. सो ये जो पूरी वैल्यू थी ना, ये वाली जो पूरी वैल्यू थी, ये वाली, यहां से लेकर यहां तक, ये जो पूरी वैल्यू है, इसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. ये जो आई ना वैल्यू, ये वाली, ये जो आई है, इसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन.
और ये जो कम होकर आ रही है, ये तब एक्ट कर रही है जब बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। On x-axis you have F, which is applied force. On y-axis you have small f, which is friction. So ये आपका अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे, फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू पर जाएगा, फिर डिक्रीज कर जाएगा। चलिए वेरी गुड, इसे लिख लीजिए इतना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखेंगे कॉज ऑफ फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन आता क्यों है सिस्टम में। लीजिए अजलान। चलिए सबने लिख लिया, ये भी लिख लिया आपने। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन आता ही क्यों है। कॉज ऑफ फ्रिक्शन बड़ा सिंपल सा कॉज है भाई। आपने अगर ये सरफेस ली, इस सरफेस में भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटम्स होंगे, एटम्स होंगे ना। इसके ऊपर आपने जो दूसरी सरफेस रखी, इसमें भी तो एटम्स होंगे। जब एटम्स होगा तो यहाँ न्यूक्लियस भी होगा, इसके अंदर भी तो एटम होगा, न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो इनके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रही है, ये जो फोर्स एक्ट कर रही है इन दोनों के बीच में, दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स या एटम्स और बॉडी के मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, जिसे आप केमिस्ट्री में कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। इंटर molecular force between two surfaces is cause of friction। सिंपल सा कॉज है। अब इस फोर्स की वजह से फोर्स एक्ट करती है ना, इसकी वजह से कुछ कोल्ड वेल्डिंग भी कुछ लोग यूज करते हैं कि फोर्स की वजह से दो सरफेसेस के बीच में एक वेल्डिंग सी है, जिसे कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। कोल्ड वेल्डिंग वर्ड शायद आपको किसी बुक में मिल जाए। तो कोल्ड वेल्डिंग से मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ही एक्सप्लेन कर रहा है। कॉज ऑफ फ्रिक्शन के बाद लॉज आते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के। छोटा सा लॉ है, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो भाई देखिए, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या होता है। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में सबसे पहला लॉ आता है, फर्स्ट लॉ, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में जो पहला लॉ आएगा वो लॉ कहता है फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। जो भी नॉर्मल रिएक्शन आपने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा है, एन से जो आप रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रिक्शन उस नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है।
दूसरा लॉ कहता है फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। कितना एरिया है सरफेस का वो मैटर नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। कितना सरफेस का एरिया है, फ्रिक्शन उस पर डिपेंड ही नहीं करता। तीसरी जो चीज है दैट इज फ्रिक्शन इंक्रीज विद रफनेस। जैसे जैसे आप सरफेस को रफ करते चले जाओगे बेसिकली ये फ्रिक्शन बढ़ने लगता है। चलो जी लिख डालो इतना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए, इतना हो जाए तो बताइए। रफनेस, 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 रफनेस। हाँ इल्मा, जितना ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिपेंड करता है। जितना स्ट्रॉन्ग नॉर्मल रिएक्शन होगा उतनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कैसे डिपेंड करता है, लीनियरली, इनवर्सली, वो हम अभी देखेंगे। ये डिपेंड कर रहा है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिपेंड करती है सरफेसेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है। साजिद का क्वेश्चन है एरिया ऑफ कांटेक्ट। देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगी, एरिया पे नहीं डिपेंड करेगी। लाइक इस और इस मॉलिक्यूल की फोर्स से क्या फर्क पड़ता है, कितने साथ। अजलान सॉलिड ऑब्जेक्ट्स करेंगे, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के साथ फ्लूइड जो करेगा उसे हम विस्कोसिटी में पढ़ेंगे सेकंड बुक में। रफनेस, मतलब आप घिस दो किसी बॉडी को रफ हो जाएगी, वही रफनेस का मतलब है जो डे टू डे लाइफ में आप रफ कहते हैं। एक रोड है, बहुत स्मूथ रोड है ना, वहां फ्रिक्शन कम होगा, आप रफ कर दो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। साथ कॉज ऑफ फ्रिक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट करती है दैट्स इंटरमॉलिक्यूलर। वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगी दैट्स अ सॉर्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो अगर मैं आपको एक कार दे रहा हूं, कार रोड पे चल रही है, तो कार के टायर्स और रोड के बीच में एक फोर्स होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसकी वजह से फ्रिक्शन आएगा। अच्छा भाई, इसके बाद अब आपको ये सीखना है कि आप अभी तो सब थ्योरी थी, तो आपने क्या सीखा अब तक। स्लाइडिंग फ्रिक्शन तीन तरह का होता है, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। स्टैटिक इज सेल्फ एडजस्टिंग, जब तक बॉडी रेस्ट में होगी स्टैटिक एक्ट करेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग कहते हैं। कब एक्ट करता है, जब बॉडी जस्ट मूव करने वाली है। जब बॉडी मूव करना शुरू कर देती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। उसके बाद जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगी, एक मैक्सिमम वैल्यू पर जाएगी, फिर डिक्रीज कर जाएगी। कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगी दैट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी उतनी स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शनल फोर्स होगी। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नॉर्मली एक्शन पे डिपेंड करता है, एरिया से इंडिपेंडेंट है, रफनेस पर डिपेंड करता है, जितनी रफ सरफेस होगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। अब आपको सीखना यह है कि आप किस तरह से फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करोगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन, सो लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करने का तरीका है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसे मैं कह रहा हूं, मैं ड्रॉ कर दूं। ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर मैंने एक बॉडी रखी, द मास ऑफ द बॉडी है, this surface is exerting a normal reaction on the body.
normal reaction in the body. So laws of limiting friction says that this force of limiting friction is directly proportional to the normal reaction. जितना स्ट्रॉन्ग नॉर्मल रिएक्शन होगा दो सरफेसेस के बीच में उतनी ही ज्यादा फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी. जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे विच इज म्यू एल मल्टीप्लाइड बाय एन. दिस इज इट. जैसे आपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया आप एक कांस्टेंट यूज करेंगे म्यू एल. म्यू एल को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम म्यू एल कहते हैं. दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. FL is force of limiting friction. Force of limiting friction. N is normal reaction. Normal reaction आप सब जानते हैं, बहुत करा है हमने laws of motion में. N is the normal reaction. अच्छा, अब एक चीज और ये देखिएगा, ये जो FL है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, can also be written as FS max. इसे आप स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हैं. आप ये भी कह सकते हैं दैट दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस मैक्स. तो इसी को जिसको आपने म्यू एल लिखा था इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफएस मैक्स इज म्यू एस इनटू एन. म्यू एस एंड म्यू एल आर सेम. एक ही चीज है, आप म्यू एल लिखिए या म्यू एस लिखिए, कंफ्यूज मत होइएगा. अब इतना तो आपने कैलकुलेट कर लिया. अब देखिए म्यू जो होता है, म्यू एल लिखो या म्यू एस लिखो, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है. ये डिपेंड करता है रफनेस पर. जितनी ज्यादा रफ सरफेस उतना ज्यादा म्यू एल, उतना ज्यादा फ्रिक्शन. तो अगर आप एक सरफेस लें उसके ऊपर ऑयल डाल दें, ऑयल डालने से फ्रिक्शन कम हो जाता है, म्यू एल कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाएगा. सो दैट इज अबाउट लिमिटिंग फ्रिक्शन. इतना लिखिए, फिर देखते हैं एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ओके कैलकुलेट कैसे किया जाता है, मैथ्स कैसे करते हैं. इतना लिख लो तो मुझे बताओ जल्दी से. ओके. बॉडी क्वेश्चन देखिए, एक पहला क्वेश्चन मैं करूंगा उसके बाद आप करेंगे. अ बॉडी ऑफ मास 10 kg is placed on a rough surface having coefficient of friction of static friction. स्टैटिक बोले या चीज 0.3. कैलकुलेट लिमिटिंग फ्रिक्शन, या इसको ऐसे भी कह सकती हो, और मैक्सिमम वैल्यू
of static friction, limiting friction or maximum value of static friction. तो देखिए फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, इट्स म्यू एल इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर मैं सरफेस को यहां रख देता हूं, ये मैंने बॉडी रख दी 10 kg की, तो यहां डाउनवर्ड्स 10 g का वेट एक्ट कर रहा है, अपवर्ड्स नॉर्मली एक्शन एक्ट कर रहा है। बॉडी इक्विलिब्रियम में नॉर्मली एक्शन 10 g होगा, g की वैल्यू रख दो 100 हो जाएगा। म्यू एल की वैल्यू पता है, म्यू एल कितना है 0.3, नॉर्मली एक्शन रख दो 100, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया 30 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कह सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हो। चलिए इतना लिखिए, फिर हम आगे करेंगे। इतना लिखो। सबने लिखा, ये समझ में आया? देखो अगर ये समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करोगे। अरे भाई आया है सबको समझ में? चलिए ये सब समझ गए। धीरे धीरे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। पहले वो क्वेश्चन जो हर कोई करके दिखाएगा मुझे। बॉडी ऑफ 20 ग्राम, ख्याल रखना ग्राम है, placed on a rough surface having coefficient of static friction 0.3, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये कौन सी स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल रहे हैं? मैक्सिमम। इफ्फत कह रही है कुछ आंसर आया। भाई देख लेना, ये ग्राम है, इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना। बेवकूफी में ऐसा मत करना कि ग्राम में ही ले लो, उसको यूनिट चेंज करो। इफ्फत का सही, तोयबा ने यूनिट गलत, साजिद का साजिद का गलत है, अजलान का भी गलत है,
एक जीरो ज्यादा नहीं ले रहे हो साजिद और अजलान? 7 तो मल्टीप्लिकेशन में गलत कर रहे हो। शफात ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करो, क्या कर रही हो? वो मुझे समझ में आ रहा है, तुम्हें कैलकुलेट करना आ गया सबको, लेकिन ये ग्राम को किलोग्राम में कौन कन्वर्ट करेगा? मेरे लिए छोड़ा हुआ है। जरा सा घुमा दो, घूमे रह जाते हो। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? जॉन, इरम, मुशर्रफ, क्या ये दिन आ गए हैं कि ये भी नहीं होगा? शिफा है आज? शिफा आज गायब है। इल्मा का सही है। और भाई जॉन बताइए। सामिया का गलत है। अरे भाई तुम लोग ना, मतलब क्या क्या बेवकूफियां करते हो। मास दिया है 20 ग्राम, तो ग्राम थोड़ी ना एसआई यूनिट है यार, इसे केजी में कन्वर्ट करो। कैसे केजी में कन्वर्ट करते हैं? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस सरफेस को यहां रख दो, बॉडी को यहां रख दो, नीचे वेट एक्ट कर रहा होगा mg, ऊपर नॉर्मली एक्शन एक्ट करेगा n। n होता है mg के इक्वल, n होता है m विच इज 20 इंटू 10⁻³ g इज 10, तो नॉर्मली एक्शन हो गया 2 इंटू 10⁻⁻1, इट्स 0.2 न्यूटन। क्या कर रहा है साद? फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मली एक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 0.3। नॉर्मली एक्शन कितना है? 0.2। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है? 0.06। 0.06 न्यूटन का आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। सब सही कर रहे थे, कोई मल्टीप्लाई में ग्राम में केजी में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, कोई डेसिमल में पता नहीं क्या क्या गड़बड़े मारते रहते थे। अभी बताओ, अब आया ये साद, शफात, सामिया, सब गड़बड़ मार रहे थे। और जॉन तुमसे ये भी नहीं हो रहा है ना, अब ये दिन आ गए हैं कि ये फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी नहीं होगा। चलिए भाई, इसको मैं रब कर रहा हूं यहां से। नेक्स्ट देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट देखो भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है लिमिटिंग कैलकुलेट करने का, बस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। ये रखा आपने यहां, नीचे वेट एक्ट करेगा mg, नॉर्मली एक्शन एक्ट करेगा n, टेंडेंसी राइट में जाने की है, फ्रिक्शन लेफ्ट में एक्ट करेगा, फ्रिक्शन फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मली एक्शन। So force of this is the force of kinetic friction. Mu k is coefficient of kinetic friction. Coefficient of kinetic friction. भाई फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से ये कम होता है, तो आप ऐसे लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट लिमिटिंग फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट से हमेशा कम मिलेगा, दैट इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन। एक एग्जांपल आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा।
a car of 5 kg moving on a rough track with velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से 5 kg की कार जा रही है। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, नहीं एक ही चीज कैलकुलेट करो। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन if coefficient of kinetic friction is 0.4। तो देखो भाई, मास दिया है, इसकी ना टेंशन लेना, ये कहीं नहीं आता, वेलोसिटी की कोई जरूरत नहीं है। मास दिया है, नॉर्मल रिएक्शन निकालो, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है, बता दो जल्दी से फोर्स कितनी आ रही है। इल्मा का ठीक, साद का ठीक, इफ्फत का भी ठीक, और सामिया का ठीक है, और इरम, मुशर्रफ, अजलान का ठीक, तोयबा का ठीक, और लोग, शफात, अरे अच्छा गलत आ रहा है शफात, जी से भी तो मल्टीप्लाई करोगे बच्चे। हमजा का ठीक है। एक ये जॉन का कोई आंसर नहीं आता, मुशर्रफ पता नहीं कहाँ बिजी है, इरम का कोई आंसर नहीं है, क्या करते हो तुम लोग। देखो सीधी सी तो कैलकुलेशन, राहेब गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। देखिए भाई, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू के मल्टीप्लाइड बाय एन। नॉर्मल रिएक्शन होता है mg, मास है 5 kg, जी है 10, नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया 50 न्यूटन। म्यू के कितना है 0.4। जॉन कहां से 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आया 20। तो तुम्हारे जॉन हालात खराब ही होते जा रहे हैं। बाकी बैच करने लगी है, सॉल्व करने लगी है, तुम्हारा पता नहीं क्या हाल है, समझ ही नहीं आता। हाँ भाई, 20 न्यूटन की फोर्स हो जाएगी जो एक्ट कर रही होगी काइनेटिक फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 20 न्यूटन। इतना लिखिए, फिर देखते हैं इसके और किस तरह से क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। इतना लिखा आप लोगों ने? अप्लाइड फोर्स की बात कर रहे हैं साथ आप? हाँ बिल्कुल, अभी आएंगे उसके ऊपर, वहां से भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए। देखो अभी तक तो बेसिक से क्वेश्चंस थे, अगर आपने इसे कर दिया, है तो छोटा सा क्वेश्चन, 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसे आपने कर दिया, इसका मतलब आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हो गई हैं। है इजी क्वेश्चन, टफ नहीं है। बॉडी है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई करी है 20 न्यूटन,
मास है बॉडी का 30 kg, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.2। तो आपसे कहते हैं कैलकुलेट फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब मैं मैक्सिमम स्टैटिक लिख रहा हूं, मैं लिमिटिंग भी लिख सकता था इसकी जगह। तो ये ऐसा है, दीवार है, दीवार मान लो ये दीवार थी, ये दीवार है और मैंने ऐसे करके बॉडी को पकड़ा हुआ है, पुश कर रहा हूं 20 न्यूटन की फोर्स से। अब मैं कह रहा हूं दीवार और बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन है वो निकाल दो। चलो अभी दिमाग चलो अपना, देखें कितना चलता है। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है ना, इसमें बेवकूफियां बहुत होती हैं। 56 गलत, गलत आ रहा है साजिद। तोयबा गलत, गलत। वेरी गुड, राहेब का सही है। साद गलत, राहेब का सही है, एक राहेब का सही आया। अजलान का सही है। इफ़्फ़त गलत। साजिद अब सही है। कायनात गलत। सामिया गलत है, हमजा गलत है, शफाअत अब भी गलत है, साद अब भी गलत है। देखो सुनो, गलती ये हो रही है कि आप अब भी नॉर्मल रिएक्शन को mg ले रहे हैं, ये गलती है। नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं होगा भाई। देखो नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से थोड़ी ना हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन तो इस सरफेस से आ रहा है। अब जरा देखकर बताओ, ये जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है इधर सरफेस से, ये जो यहां से भाई ये वाला नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है ना, किस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, वेट को या फोर्स एफ को, ये बता दो मुझे। ये जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है ये किस फोर्स को बैलेंस कर रहा है? इफ़त अब आंसर सही है। क्वेश्चन तो समझ लो मेरा, मैं कह क्या रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये जो फोर्स है ना 20 न्यूटन, ये किसे बैलेंस कर रहा है? ये नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है या किसी और फोर्स को बैलेंस कर रहा है? शफात का आंसर सही है, सात का गलत है। अरे भाई एक बात बताओ यार, सात वेट एक्ट करता है नीचे, नॉर्मल रिएक्शन किसे बैलेंस कर रहा है? फोर्स एफ को बैलेंस कर रहा है या वेट को बैलेंस कर रहा है? भाई साथ वेट तो नीचे एक्ट करता है ना। अगर मैं आपसे कहूं वेट को बैलेंस करिए, कोई चीज गिर रही हो, मैं आपसे कहूं इसे संभालिए, तो आप नीचे से थोड़ी, नीचे से पकड़ेंगे ना, साइड से थोड़ी ना पकड़ोगे, साइड से थोड़ी ना उसे पुश करोगे। तो ये नॉर्मल रिएक्शन वेट को नहीं बैलेंस कर पा रहा है यार। वेट को बैलेंस करने के लिए तो ऊपर एक्ट करता है, ये तो साइड में एक्ट कर रहा है, राइटवर्ड्स एक्ट कर रहा है। क्यों राइटवर्ड्स एक्ट कर रहा है? क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है हमेशा टुवर्ड्स द बॉडी। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। किसे बैलेंस कर रहा है? इसे बैलेंस कर रहा है यार। N इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ये बताइए आया समझ में? नॉर्मल रिएक्शन इज 20 न्यूटन, वेट के इक्वल नहीं है। ये इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। सो फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू एल मल्टीप्लाइड बाय एन। म्यू एल को म्यू एस लिख दो, एक ही तो बात है। 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 20, कुछ ही बच्चों का सही आया था 4 न्यूटन। अब बताइए समझ में आया? शफात, तोयबा? अरे भाई आप लोगों के आया कि नहीं आया ये बताइए मुझे। लिख लीजिए इसे, फिर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस को टफ करते हैं, थोड़ा सा टफ बनाते हैं। सामिया, अगर मैं एक वॉल में बॉडी को पुश कर रहा हूं इनवर्ड्स, तो वॉल जो नॉर्मल रिएक्शन देगी, ये नॉर्मल रिएक्शन किसे बैलेंस करेगा? वेट को या जो फोर्स अप्लाई करी थी? ये नॉर्मल रिएक्शन किसे बैलेंस करेगा? इस फोर्स को ना जो अप्लाई किया था। तो फोर्स अगर आपने 20 न्यूटन अप्लाई किया है तो नॉर्मल रिएक्शन भी 20 न्यूटन होगा।
लगता लिख डालो जल्दी से। चलिए यहां तक की चीजें आप सबके समझ में आ गई। ओके चलिए अब थोड़ा सा ना चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। आपको फॉर्मूला यूज करना आ गया, आपको डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा सोचने वाला है, इसे हम साथ में करेंगे। सो इस क्वेश्चन में ऐसा लिखते हैं कि एक बॉडी है, टेन kg is placed on a rough surface having coefficient of kinetic friction coefficient of kinetic friction 0.2, नहीं चलो coefficient of kinetic friction 0.2 एंड स्टैटिक फ्रिक्शन 0.3। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ज्यादा होता है ना 0.3। इसमें कई पार्ट्स हैं, शुरू के दो पार्ट्स तुम करोगे, उसके बाद मैं चेक करूंगा। फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट तुम करोगे, फोर्स ऑफ, अगर ये गलत हुआ ना तो फिर बेवकूफ हो तुम। स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। सेकंड पार्ट, जब मैं कह रहा हूं स्टैटिक, इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड पार्ट, if applied force is 10 Newton, calculate static friction. Second, if applied force is 50 Newton, decide whether body will, अगर applied force 50 Newton है तो decide body will accelerate or not. If we also calculated acceleration. चलो भाई, अरे सबने आंसर्स भी देने शुरू कर दिए। आंसर्स किस किस के आए? सामिया, साजिद के दोनों आंसर्स ठीक है, फर्स्ट पार्ट ठीक है। इल्मा का फर्स्ट पार्ट अरे गलत है। इल्मा देखो जरा चेक करो, शायद तुमने टाइप गलत किया है। हमजा का एक पार्ट सही है, स्टैटिक फ्रिक्शन ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो ठीक आ रहा है सबका। करते जाओ, सामिया का ठीक, जॉन का ठीक, अजलान का ठीक, तोयबा का ठीक, अजलान ओके देखते हैं ठीक है, इफ़त का ठीक है, अजलान का ठीक है, तोयबा, कायनात ठीक है, साद ठीक है, काइनेटिक, राहिब ठीक है,
सेकंड पार्ट से प्रॉब्लम आएगी, फर्स्ट तो नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। पार्ट 1 सम, पार्ट 1 में आपसे क्या कह रहा है? ठीक है साथ फर्स्ट पार्ट के तो दोनों सही हो गए, ठीक है अजलान। सेकंड पार्ट नहीं, सेकंड में गड़बड़ हो रही। अब सुनो जरा, सुनो सुनो, फर्स्ट सही है, सेकंड मत करो, मतलब सेकंड सबके गलत आ रहे हैं। पहले चाहिए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, भाई मैक्सिमम। अब क्वेश्चन समझो, ये सरफेस है, सरफेस पर रख दिया बॉडी को, मास 10 kg, वेट 10 g, नॉर्मल रिएक्शन n, कुछ तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक का क्या मतलब है? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे लिखोगे? म्यू एल मल्टीप्लाइड बाय एन। एन क्या होता है? 10 g होता है। एन आ गया 100 न्यूटन। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ गया? म्यू एल 0.3। नॉर्मल रिएक्शन 100, दिस इज 30 न्यूटन। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन चाहिए, म्यू के multiplied by n, fk is mu k is 0.2, 120 न्यूटन। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को fs मैक्स हो जाएगा ये। आप इसे fs मैक्स भी लिख सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब एक बात बताओ, हमेशा क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एक्ट करती है? जैसे अगर तुम्हें याद हो जो हमने शुरू किया था, ये थी ना स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 15 न्यूटन। ये कब एक्ट कर रही थी? जब अप्लाइड फोर्स 15 थी। अगर अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन है तो बताओ कौन सा स्टैटिक एक्ट करेगा, मैक्सिमम या अप्लाइड फोर्स के इक्वल? जल्दी। जब अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन है तो फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा है, 15 या 1? हाँ, 15 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है ना, 15 तो मैक्सिमम वैल्यू है। अब यही लॉजिक यहां यूज करो, इस लॉजिक को यहां यूज करो सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन। अगर अप्लाइड फोर्स में 10 न्यूटन दे रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं अप्लाइड जो फोर्स है आपकी, दैट अप्लाइड फोर्स इज 10 न्यूटन। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू की इक्वल है या कम है उससे? 10 न्यूटन स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू से कम है कि इक्वल है? सर लेस है। लेस है, कम है। ओके, अब मुझे फ्रिक्शन बता सकते हो, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा? क्या मैक्सिमम वैल्यू एक्ट करेगा या अप्लाइड फोर्स की इक्वल एक्ट कर जाएगा? अब बताओ, अजलान का आंसर सही है। मैं कह रहा हूं अगर तुमने फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई करी है तो फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा? मैक्सिमम एक्ट करेगा? नहीं, कितना एक्ट करेगा? 10 न्यूटन अप्लाइड फोर्स के इक्वल। तो ये याद रखना, हमेशा ये जहन में रहे कि आप इस फॉर्मूले से जो कैलकुलेट करते हैं ना, दैट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन। बट स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। अगर अप्लाइड फोर्स 30 न्यूटन है तो 30 न्यूटन एक्ट कर रहा होगा, बट अगर अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन एक्ट करेगा। बताओ भाई, ये आया नहीं आया? यस सर। अच्छा ये बता दो, अगर मैं कहता अप्लाइड फोर्स 30 न्यूटन है तो फ्रिक्शन कितना एक्ट करता? अगर मैं कहता अप्लाइड फोर्स इज 30 न्यूटन तो फ्रिक्शन कितना एक्ट करता? आंसर देखिए मुझे सबके, 7 का सही, इफ़त, शफात, सामियात। तो ये बात कम नहीं, 30 था तो कितना एक्ट करता? अगर अप्लाइड फोर्स 30 है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन भी 30 है, मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्ट करता, 30 एक्ट कर रहा होता। अच्छा अगर अप्लाइड फोर्स 20 हो जाए तो फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा? जल्दी, अरे बता दो। हाँ वेरी गुड, 20 एक्ट करेगा ना, 20 एक्ट करेगा, 20 एक्ट करेगा, 20 एक्ट करेगा। अच्छा ये भी बता दो, बॉडी मूव करेगी या रेस्ट में रहेगी? ना 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 ना, रेस्ट में रहेगी भाई बॉडी। आपको मूव कराने के लिए तो 30 न्यूटन चाहिए, मैक्सिमम इतना फ्रिक्शन लग रहा है यार। आप तो सिर्फ 10 न्यूटन दे रहे हो तो बॉडी रेस्ट में रहेगी। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, है ना। थर्ड पार्ट में वो आपसे कहता है
कि भैया अप्लाइड फोर्स है 50 न्यूटन, जरा देखकर बताओ ये अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। तो क्या लगता है बॉडी रेस्ट में रह पाएगी या मूव कर जाएगी? बॉडी विल डेफिनेटली मूव, मूव करेगी। अब अगर ये मूव कर गई तो देखो एक्सेलरेशन निकालना कितना आसान। बॉडी का मास कितना था? 30 kg की थी क्या? 10 kg की बॉडी थी। चलिए आपने 10 kg की बॉडी, एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना। अगर तुम्हें एफबीडी लिखना आता है तो तुम लिख लोगे 2 मिनट में। अप्लाइड फोर्स लगा दिया आपने, कितनी? 50 न्यूटन। फ्रिक्शन तो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, काइनेटिक। अच्छा फ्रिक्शन कौन सा एक्ट करेगा जब मूव करेगी, तो स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर जाएगा भाई। इस डायरेक्शन में कुछ एक्सीलरेशन है ए। काइनेटिक कितना आया? 20। साजिद का आंसर सही, बिल्कुल 20। मुझे ए निकालना है। कितना आसान काम है, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दो। 50 इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे, -20 इज इक्वल टू 10 × ए। ये तो सिखाया था एफबीडी में, जो डायरेक्शन है उसे पॉजिटिव ले लो, ऑपोजिट को नेगेटिव ले लो। 30 इज 10 ए। ए कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सा घुमाता है तो ऐसा घुमा देता है। चलो भाई जल्दी से लिख डालो इतना। कुछ डेफिनेशंस और हैं फ्रिक्शन में, वो भी करनी है, जल्दी जल्दी लिखो। इसे लिखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना लिख लीजिए तो मुझे बताइए। इतना लिख लीजिए तो मुझे बताइए, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। ठीक है अजलान, चलिए इसे लिखिए। हाँ जी साजिद, ये वाला देखिए, सिखाया था ना लॉज ऑफ मोशन में। एफबीडी बनाने के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन में सिखाया था, जो डायरेक्शन है मोशन का उसे पॉजिटिव ले लीजिए, है ना। इसे हम पॉजिटिव लेंगे तो ये वाला कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। कैसे लिखते थे? नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या होगी? ये वाली फोर्स माइनस ये वाली फोर्स, ऐसे लिखते थे। एफ माइनस फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एफ ये आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन ये है, मास इतना आ गया, एक्सीलरेशन ए है, 3 आ जाएगा। सात बताइए। 20 क्यों आ रहा है ये पूछ रहे हैं आप? भाई जब बॉडी मूव करेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा ना। काइनेटिक हमने देखी है, यहाँ कैलकुलेट किया है ना 20, जब बॉडी मूव करेगी। चलिए भाई इतना लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट एक दो डेफिनेशंस और हैं जो हम करेंगे।
चलिए इसके बाद कुछ चीजें होंगी जो आपको होमवर्क होगा, फिर मैं शुरू करता हूँ। जैसे एक तो आप कुछ मुझे ड्रॉबैक्स लिखोगे फ्रिक्शन के। ड्रॉबैक्स ऑफ फ्रिक्शन पहला। दूसरा आप लिखोगे मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन आप डिक्रीज कैसे करेंगे। थ्योरेटिकल चीजें हैं, ये आप करेंगे। और मुझे एडवांटेज भी चाहिए फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन का एक एडवांटेज तो ये, बिना फ्रिक्शन के आप चल ही नहीं सकते। फ्लोर के ऊपर जरा तेल डाल दो फिर चल के दिखाओ। ये आप करेंगे, 3 आपका काम है होमवर्क, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। इसके बाद अगर इतना आपने कर लिया तो अब जो नेक्स्ट है आपका, दैट इज एक डेफिनेशन और है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन। कायनात मुझे देखूंगा तो नहीं मैं, लेकिन आपके एग्जाम्स में आपको पता चल जाएगा। यहां से एक 2 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि आप जितनी मेहनत न्यूमेरिकल्स में कर रहे हैं एक भी ना आए, ये आ जाए। ये तो आप करके रखेंगे अपने लिए, इतना तो मुझे एज्यूम करना पड़ता है, बच्चे इतने रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज है। ये मैंने एक सरफेस ली, इस सरफेस पर मैंने एक बॉडी रख दी। चलो जी, मुझे बताओगे बॉडी पर क्या क्या फोर्सेस काम कर रही हैं, बताना शुरू करो। फोर्सेस क्या क्या काम कर रही हैं बॉडी। वेरी गुड। एक नॉर्मल रिएक्शन, बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। एक वेट एक्ट कर रहा है, वेरी गुड। और एक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, है ना। 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। रफ सरफेस है तो एक तो अप्लाइड फोर्स, यहां मैंने अप्लाइड फोर्स दे दी, यहां मैंने नॉर्मल रिएक्शन दे दिया, यहां वेट एक्ट कर गया, और यहां पर फ्रिक्शन एक्ट कर गया। नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होगा, ये जो रिजल्टेंट है फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का, ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो भी एंगल बनाएगा, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इट इज द एंगल which resultant of normal reaction and friction makes with normal reaction. So normal reaction और friction का resultant जो normal reaction के साथ angle बनाएगा, that is known as angle of friction. So let's say this is point O, this is point P, and this is point Q. So you have a triangle OPQ. So in triangle OPQ, tan थीटा जो होगा, देखो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आ जाएगा QP डिवाइडेड बाय OP। अब देखते जाओ QP जो है ये किस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रिक्शन वाली साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो QP इज फ्रिक्शन। OP किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यूएल इनटू n बाय n, ये कैंसिल हो गया। तो जो tan थीटा आ जाएगा is mu l. Coefficient of limiting friction is tan theta. Coefficient of limiting friction is tan of theta. ये आपका mu l आएगा which is equal to tan theta.
तो यहां है कि अगर आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे दिया दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पता है। एग्जांपल देखो, वो आपसे कहता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 30 डिग्री, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखो कितना आसान काम है। कितना आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? tan 30 आ जाएगा। tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो कई बार क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है कि हमेशा, जैसे यहां पर इस न्यूमेरिकल में यहां पर आपको म्यू दिया था ना मैंने, म्यू की जगह हो सकता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा दे दे, तो आप निकालोगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, tan थीटा कर लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। चलिए भाई इतना भी लिख लीजिए। चलिए लिखा आप सबने? चलिए तो आज इसको यहीं छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। कल इसको कंटिन्यू करते हैं। अब एक दो क्लासेस और चाहिए, लॉज ऑफ मोशन खत्म हो जाएगा, कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।